हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी के अप्रोचेस को। इसमें जितना भी यहाँ पे डाउट्स होते हैं ना कि एनसीईआरटी क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से एनसीईआरटी को कवर करना चाहिए, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कैसे एनसीईआरटी को पढ़े, तो जितना भी यहाँ पे कॉमन डाउट्स है एनसीईआरटी से रिलेटेड, स्पेशली सीजीपीएससी को ध्यान में रखते हुए उसको पूरे को कवर करेंगे, हर एक डाउट को। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो एनसीईआरटी का अप्रोच समझ लेते हैं कि एनसीईआरटी अगर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ना है एनसीईआरटी तब कैसे पढ़ना है, और नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना है। सीधी सी बात यहाँ पे एक समझना, पहला जो क्वेश्चन आता है कि क्या एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले स्पेसिफिकली अगर मैं सीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, सीजीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो यहाँ पे मैं दो व्यू दूंगा, है ना। अब दो व्यू में मैं अपना अपना भी व्यू यहाँ पे रखूंगा कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से अगर जाओगे तो मेरे हिसाब से तो मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी यहाँ पे मस्ट है ना, कंपलसरी नहीं है। एनसीईआरटी फॉर दिस सीजीपीएससी एग्जाम कंपलसरी नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। प्रीलिम से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो मेंस में यहाँ पे लिखना पड़ता है। एमसीक्यू में चलो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं तो एनसीईआरटी उतना ज़्यादा सफिशिएंट ना हो, लेकिन मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सफिशिएंट होता है। क्योंकि जो माइंड होना चाहिए, जो टॉप लेवल का जो माइंड होता है वो पूरा सिलेक्शन तक का माइंड होना चाहिए। हमारा जो माइंड जो है उसको नैरो नहीं रखना है कि जस्ट एग्जाम को क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स को एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है, मेंस को क्वालिफाई करना है, नहीं। टारगेट यहाँ पे होना चाहिए कि डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू में बैठ के, क्योंकि इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बिल्ड होगा ना तो हर एक जितना भी यहाँ पे टफ क्वेश्चन होते हैं उसको यहाँ पे टैकल कर लोगे। और यहाँ पे मैं पूरे यहाँ पे बात जो करूँगा वो न केवल एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प होगा, डायरेक्टली जो इंटरव्यू दोगे उसमें भी हेल्प होगा, और जो मेंस होंगे उसमें भी यहाँ पे हेल्प होने वाले हैं। तो दो कैटेगरी में यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर तीन कैटेगरी में डिफाइन करूँ तब भी यहाँ पे यूजफुल ही होगा। तो जो सीजीपीएससी का एग्जाम होते हैं इसमें से मैं तीन कैटेगरी लेता हूँ, तीन ही कैटेगरी में एग्जाम होते हैं। पहला होगा प्रीलिम्स, पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ना, बहुत लोग क्या है जस्ट प्रीलिम्स के रेस्पेक्ट से बता देते हैं, कई लोग मेंस के रेस्पेक्ट से बताते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग पूरा अप्रोच लेके चलेंगे टॉप, ठीक है, बॉटम से टॉप अप्रोच लेके चलेंगे। ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि एक्चुअल में पढ़ना है कि नहीं। प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है फिर मेंस क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्ट्रेटजी जो डायरेक्शंस होता है ना थोड़ा सा यहाँ पे वीक है, ऐसा बोल सकते हैं। फिर ये हो गया मेंस का स्टेज आएगा, मेंस के बाद यहाँ पे जो स्टेज आएगा वो इंटरव्यू का स्टेज आएगा। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी को कवर करने की सच जरूरी नहीं होता है, ठीक है, स्ट्रांगली मैं इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि सीजीपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर देखोगे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर के आ रहे हैं, है ना, और फैक्चुअल ही पूछे जाते थे। लेकिन स्पेशली अगर बात करोगे कि जो एनसीईआरटी है वो प्रीलिम्स को सफिशिएंट है या फिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, पहले बात ये। लेकिन जो एनसीईआरटी कवर करोगे मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ जो इंटरव्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू को लगेगा कि ये जो इंटरव्यू है इसमें एनसीईआरटी का क्या रोल है। एनसीईआरटी का रोल नहीं है, लेकिन माइंड का तो रोल है ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का तो रोल है। अब ये माइंड कब लगेगा? जब बेसिक्स स्ट्रांग होंगे। अब बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे तो कनेक्ट कैसे कर पाओगे? इंटरव्यू को, जो इंटरव्यू होते हैं उसको हम लोग झेल चुके हैं, है ना, पर्सनली एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस है, मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, इसलिए जो है इसको बता पा रहा हूँ। तो सीधी सी बात, सीधे से यहाँ पे अप्रोच लेके चलना यहाँ पे कि जो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को कवर करना है, एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़ लेना। और देखो अभी जो है टाइम है, अब हमारे पास जो है पूरा 1 ईयर्स का टाइम है। अब ये 1 ईयर्स का प्रॉपर टाइम है तो एनसीईआरटी को कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर स्ट्रेटजी के साथ कवर करोगे तो। एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है ये बताऊंगा, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक, ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो 1 ईयर्स अपने पास टाइम है, तो 1 ईयर्स टाइम है तो एटलीस्ट एनसीईआरटी को यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। और अगर टाइम नहीं है ना, तो एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर मेरा व्यू अगर जानोगे तो एनसीईआरटी को यहाँ पे पढ़ लेना चाहिए। एनसीईआरटी यहाँ पे मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी जो काम करेगा ना पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड का काम करेगा। देखो फैक्चुअल्स तो कवर हो जाएगा, फैक्चुअल एनसीईआरटी से भी कवर हो जाएंगे, और जो एनसीईआरटी में नहीं दिए रहेंगे वो जो स्टैंडर्ड बुक कवर करते हैं वहाँ से भी हो जाएगा,
ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। बाकी और कई डाउट हैं, डाउट को 1 बाय 1 करके कवर करेंगे, लेकिन इसके बाद भी और कोई डाउट बच जाते हैं तो व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां पे भी SMS कर सकते हो, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस टेलीग्राम में पूरा जो नोटिफिकेशन है, प्लस अभी जो है क्लास रनिंग होने ही वाले हैं, ठीक है। 2026 को टारगेट करते हुए यूट्यूब में फ्री क्लास जो है रनिंग होगा, स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के साथ, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट कर देंगे कल परसों से। तो प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू समझ आ गया, ठीक है। तो और इसको पढ़ोगे कैसे, ये भी एक डाउट आएगा कि ठीक है एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा न पढ़ने का रीजन क्या है। देखो न पढ़ने का रीजन सिंपल सा है, प्रीलिम्स में जो फैक्ट्स एनसीईआरटी में दिए रहेंगे वो फैक्ट्स स्टैंडर्ड बुक कवर करोगे उसमें दे दिए रहेंगे। अब स्टैंडर्ड बुक कवर करोगे तो थोड़ा सा लेवल का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक ला के कवर कर रहे हो, नहीं। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गए, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गए ठीक है, लेकिन वो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए थे जहां से आए हैं वो स्टैंडर्ड बुक में भी तो दिए थे, तो बार बार इसको कवर करने का क्या जरूरत। एनसीईआरटी को कवर करेंगे उसके बाद स्टैंडर्ड बुक को कवर कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जो एनसीईआरटी को हम लोग एक्चुअल में कवर करते हैं वो बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए कवर करते हैं। क्यों एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों है, एनसीईआरटी को इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा बेसिक्स को स्ट्रांग करना है। अगर किसी का बेसिक्स पहले से स्ट्रांग है, सब पता है पहले से, तो ठीक है डायरेक्टली जो है एनसीईआरटी को स्किप करके स्टैंडर्ड बुक की तरफ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक्स ही स्ट्रांग ना हो तो जो है हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, दिक्कत यहाँ पे होता है। और दिक्कत ये भी कैसे होता है बताओ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा माइनर में सूक्ष्मतम में जाके बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे, डिटेल दे रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, रियल एक्सपीरियंस। एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे, 4 जो है इस तरीके से ऑप्शन रहेगा, और ये पूरा ऑप्शन मान लो स्टेटमेंट या फिर फैक्चुअल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीपीएससी में वैसे ही दिए रहेंगे। अब सपोज करो कि एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि पूरा कॉन्सेप्ट पता करके गए हैं। तो जो स्टूडेंट पूरा कॉन्सेप्ट पता करके गए हैं ना, तो ये ऑप्शंस को इलिमिनेट करके ना सही ऑप्शन तक पहुंच जाएगा, जिसका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अगर उसको पता है कि वैदिक एज में इस तरीके से होते थे, फिर मौर्यन काल आएगा तो उसमें ये फिनोमेना देखने को मिलता है, तो जो इलिमिनेशन टेक्निक है ना बहुत ज्यादा लगा पाएगा। और सब खेल यही का होता है, और ठीक है एमसीक्यू में डायरेक्टली एग्जाम अप्रोच लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्चुअल बिल्ड होगा ना तो वो लोग इलिमिनेशंस करके यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, और जो लोग केवल फैक्चुअल्स बस कवर करके जा रहे हैं, उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत होगा। और अल्टीमेटली यही का तो खेल है, एक साल पूरा पढ़े रहोगे उसको 2 आवर 3 आवर में पूरा लिखना पड़ता है, तो ये यहाँ पे खेल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, और बेसिक स्ट्रांग करने के लिए सिंपल सा बात है कि एनसीईआरटी रेड कर सकते हो, ये बात समझ आ गया। क्योंकि एनसीईआरटी प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा, प्रीलिम्स के बाद मेंस में भी काम आ जाएंगे, और इंटरव्यू में इंटरलिंक करने में भी काम आ जाएगा, समझ आ रहे हो। तो ये जो है मेन डाउट यहाँ पे था, विच एनसीईआरटी बुक्स शुड आई रीड, ये शुड आई रीड, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चंस को टैकल हम लोग करेंगे, विच एनसीईआरटी बुक्स, ये पूरा ये जो बुक्स का बात कर रहे हैं ना, तो ये बुक्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इसमें ये बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को कवर करना है और कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर को कवर करना है। क्योंकि जो सब्जेक्ट, और स्पेशली जैसे कि एग्जांपल लेते हैं इंडियन का, अगर इंडियन को कवर कर रहे हो या फिर पॉलिटी को कवर कर रहे हो एनसीईआरटी से, तो उसका हर चैप्टर को भी कवर करने की जरूरत नहीं है। अगर 11th क्लास या फिर मान लो 6th क्लास के अगर पॉलिटी को कवर कर रहे हो, पॉलिटी बुक को कवर कर रहे हो, तो इस पॉलिटी बुक में भी हर एक चैप्टर को कवर करने की जरूरत नहीं है। ये सब यहाँ पे पता चल जाएगा, इसको कवर करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर देगा। जिन स्टूडेंट को जो है मान लो 3 मंथ लग जाएगा उसको पढ़ने में, तो ये वाला बस थोड़ा सा लेक्चर कवर कर लेना, रफली जो है इसका हाफ हो जाएगा, 1.5 मंथ में पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा, उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इनफ है, उसी को कवर करना है। और अभी एनसीईआरटी भी चेंज हो चुके हैं, तो जो पुराने एनसीईआरटी उसको भी कवर करना है, ये सब बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा यहाँ तक कि कौन से एनसीईआरटी को बुक जो है कवर करना है, कैसे जो है माइंड को डेवलप करना है एनसीईआरटी के थ्रू। और कुछ क्वेश्चन आते हैं कि शुड आई रीड ऑल चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, हर चैप्टर को कवर करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हर एक एनसीईआरटी को भी कवर करने की जरूरत नहीं है। 6 से जो 12th तक के एनसीईआरटी आते हैं, ये हर एक एनसीईआरटी को भी यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं होता है। अभी कौन कौन से एनसीईआरटी को कवर करना है उसका पूरा इंट्रोडक्शंस के साथ मैं यहाँ पे आऊँगा, है ना, वीडियो लेके यहाँ पे आऊँगा।
फिर एक क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सबसे पहली बात तो एनसीईआरटी के नोट्स बनाना क्यों, ठीक है, स्पेशली मैं सीजीपीएससी का बात करूं तो एनसीईआरटी का नोट्स बनाना ही क्यों है। दो तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट हैं, एनसीईआरटी को पढ़ने का दो तरीके के मेथड होते हैं, वही दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। अगर एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक की तरह यूज कर रहे हो, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी हो गया, तो इंडियन ज्योग्राफी में जो एनसीईआरटी आते हैं ना, लेकिन एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, लेकिन एनसीईआरटी में हम लोग क्या करते हैं कि इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के जो क्लास 11th और 12th के आते हैं उसको ही स्टैंडर्ड बुक कवर कर रहे हैं। तो जब एनसीईआरटी को एज अ स्टैंडर्ड सोर्स की तरह कवर करोगे तब नोट्स बना सकते हो। लेकिन अगर एनसीईआरटी को एज अ बेसिक को कवर करना है, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें एनसीईआरटी से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, अगर इसके लिए कवर कर रहे हो तो एनसीईआरटी का नोट्स मत बनाना। क्योंकि एक तो एनसीईआरटी का नोट्स बना लोगे, फिर स्टैंडर्ड बुक का नोट्स बनाओगे, फिर लास्ट में एग्जाम आएगा तो एग्जाम में न तो एनसीईआरटी को रिवाइज कर पाओगे ना स्टैंडर्ड बुक को रिवाइज कर पाएंगे, तो मतलब ही क्या हुआ इतना मेहनत करने का। ठीक है, तो बेसिक्स के लिए अगर कवर करोगे ये समझ आ जाएगा। अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो बेसिक्स की तरफ जाना, और बेसिक्स को कवर करोगे तो जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये रखना कि नोट्स मत बनाना, स्टैंडर्ड बुक का नोट्स बना लेना अगर नोट्स बनाना ही है तो। और कैसे कवर करोगे एनसीईआरटी को जब भी पढ़ोगे तो देखो, एनसीईआरटी को पढ़ने का सिंपल सा मेथड यहाँ पे होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखे गए हैं थोड़ा सा यहाँ पे हिडन टाइप है। हमें जो कवर करना है वो है रीडिंग बिटवीन लाइन कवर करना है, ठीक है, रीडिंग बिटवीन लाइन्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन बोले गए हैं उसका मीनिंग हमें यहाँ पे कवर करते हुए जाना है। समझ आ रहे हैं, इससे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो हो सके तो एक बार करना कि जो यूट्यूब है तो यूट्यूब में थोड़ा सा इसके थोड़ा सा लेक्चर देख लेना, और लेक्चर इतना ज़्यादा लंबा लंबा वाला लेक्चर नहीं कवर करना है। मान लो जो 30 मिनट हो 45 मिनट हो उसी को ही बस कवर करना है। पूरे जो एनसीईआरटी है ना, तो पूरे एनसीईआरटी का जो लेक्चर होते हैं और हर एक चैप्टर को भी यहाँ पे कवर नहीं करना है। सबसे पहले क्या काम करोगे कि एक वीडियो देख लिए, एक वीडियो देखने के बाद उस चैप्टर को एक बार जो है रिवाइज कर लिए, ठीक है, तो वीडियो भी देख लिए, चैप्टर को रिवाइज भी कर लिए। अगर हो सके तो मान लो 10 या फिर 20 एमसीक्यू है ना, इस तरीके के जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो अगर टाइम है तो, है ना, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर टाइम है तो ये चीज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि पूरा एक माइंड डेवलप हो जाएगा, एक होलिस्टिकली प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आसानी से टैकल कर लोगे। तो ये भी मेथड है, इसके थ्रू एनसीईआरटी को जो है प्रॉपर तरीके से कवर कर सकते हैं। क्या एनसीईआरटी है, फिर हाउ मच एनसीईआरटी इज इनफ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, एक भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ एक भी नहीं है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये जो है बेसिक्स की तरह काम करते हैं, मतलब जो अपना बेसिक्स है, जो फाउंडेशन है, उसको बिल्ड करने की तरह काम करते हैं। अगर ये सोचोगे कि एनसीईआरटी को पढ़ के प्रीलिम्स भी क्लियर हो जाएगा, मेंस भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके के अभी जो है 22 फरवरी को एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का, क्वेश्चंस देखे होंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जियोग्राफी का बात करोगे तो थोड़ा सा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से पूरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, मेंस क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाले। लेकिन इस प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए बेसिक्स स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जब एग्जाम में लिखोगे और स्पेशली अगर मेंस लिखोगे तो मेंस में वही चीज काम आएगा जो कि माइंड में होगा, जो कि बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तब। और प्रीलिम्स में कैसा काम आएगा, पूरा इलिमिनेशंस कर दोगे इससे, जो इलिमिनेशन टेक्निक होता है ना, अगर बेसिक स्ट्रांग है तो इलिमिनेशन अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। फिर आता है कि शुड आई रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, ये भी क्वेश्चंस ऐसा मत करना, मल्टीपल टाइम्स रीड करने की जरूरत नहीं है। अगर एनसीईआरटी को एज अ स्टैंडर्ड सोर्स की तरह यूटिलाइज कर रहे हो तो ठीक है, रिवाइज करना है तो रिवाइज के लिए एनसीईआरटी को कवर कर लिए, लेकिन मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर पढ़ लिए हो, अगर बेसिक स्ट्रांग कर रहे हो तब का बता रहा हूँ, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड बुक की तरह कवर कर रहे हो तो उसको तो रिवाइज करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर बेसिक्स को स्ट्रांग कर रहे हो तो बेसिक्स को स्ट्रांग कर रहे हो तो एक बार पढ़ लिए, 2 बार पढ़ लिए, उससे ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहले बात बेसिक्स को, क्योंकि पहले बेसिक्स एनसीईआरटी को पढ़ोगे, एनसीईआरटी के बाद स्टैंडर्ड बुक को पढ़ोगे, फिर से एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, फिर से स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फिर बेसिक्स को स्ट्रांग करने का एनसीईआरटी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और अगर एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद, है ना, अगर एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद अगर स्टैंडर्ड बुक समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एनसीईआरटी ठीक से पढ़े नहीं है। ये पहचानने का तरीका है, क्योंकि एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना कि इसको पढ़ने के बाद अगर कोई बुक्स पढ़ रहे हो, स्टैंडर्ड बुक रिफर कर रहे हो तो थोड़ा सा आसानी से समझ आ जाए।
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा यहाँ पे समझ आ जाएगा, नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझ आ जाना चाहिए। इस तरीके से कवर करना है। शुड आई रीड एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, तो नो, इसका आंसर नहीं आएगा। कैन एनसीईआरटी अलोन हेल्प क्रैक सीजीपीएससी, सीजीपीएससी हेल्प करने में मदद करते हैं, लेकिन अकेला एनसीईआरटी जो है मदद नहीं कर पाएंगे। जो बेसिक्स हैं, है ना, कुछ कंटेंट हो गया, जो फाउंडेशन एक बिल्ट होता है, जो बेसिक को स्ट्रांग करना है, उसके लिए जो है एनसीईआरटी सफिशिएंट है, एनसीईआरटी को कवर कर सकते हो, लेकिन सीजीपीएससी को क्रैक नहीं कर सकते एनसीईआरटी के थ्रू। शुड आई मेक सेपरेट एनसीईआरटी नोट्स फॉर स्टेट सीजीपीएससी, जैसे कि हो गया, तो यहाँ पे क्लियरली 2 पॉइंट मैं दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 तरीके से यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर सकते हो। अगर एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी को अगर कवर करोगे या फिर उसको स्टैंडर्ड बुक कवर करोगे तो इंडिया लेवल का कवर करोगे, तभी तो वही, तब तो यूटिलाइज होगा। अगर एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक की तरह यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो स्टैंडर्ड बुक के लिए जो है इसका नोट्स बना सकते हो, अगर नोट्स बनाना है तो। क्लियर है? अगर इसको एज अ बेसिक्स की तरह यूटिलाइज कर रहे हो तो मेरे साइड से तो रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि इसका जो है नोट्स बनाओ, क्योंकि बेसिक्स का भी नोट्स बनाओगे, स्टैंडर्ड बुक है उसका भी नोट्स बनाओगे। अब एग्जाम टाइम में आएगा रिविजन्स का टाइम, अब रिविजन्स बेसिक्स करोगे कि स्टैंडर्ड बुक्स करोगे, आधा दिन तो यही में कंफ्यूजन में चले जाएगा। तो सीधे से काम करना कि बेसिक्स को फाउंडेशंस की तरह यूटिलाइज करना, फिर स्टैंडर्ड बुक का नोट्स बना सकते हो अगर नोट्स बनाना ही है तो। क्लियर है? ये समझ आ गया? बस यही कुछ पॉइंट था जिसको यहाँ पे बताना था, है ना। बाकी एक डाउट जो है बचा रहेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में जो है कवर कर लेंगे। कौन सा डाउट है कि कौन कौन से बुक्स को कवर करना है ना, और उस कौन कौन से बुक्स में कौन कौन से चैप्टर को कवर करना है और कैसे कवर कर सकते हो। और कुछ पॉइंट तो यहाँ पे बताया हूँ कि कैसे एनसीईआरटी को कवर करना है, लेकिन डिटेल के साथ जो है उस क्लास में कवर करेंगे। बाकी आई होप कि समझ आ गया होगा कि कौन से एनसीईआरटी कैसे जो है एनसीईआरटी को कवर करना है। कुछ मल्टीपल डाउट के साथ भी यहाँ पे सॉल्व किए हैं। फिर भी कोई क्वेरी रह जाता है तो व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है, वहाँ पे जो है मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया हुआ है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।